हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है और आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 247। 247 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स। पार्लियामेंट को अगर लगता है कि एडिशनल कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत है किसी भी स्टेट में तो वो कोर्ट्स बना सकती है। आर्टिकल 249 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है तो उस केस में, राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल 250। 250 क्या कहता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगी है या पूरी की पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई है, पूरे इंडिया में इमरजेंसी है, तो उस केस में जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकती है। बट इसमें भी कंडीशंस होती है, आगे वो हम आगे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। कंडीशंस क्या होती है बेसिकली इसमें कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया वो 1 साल के लिए तो वो ऑपरेटिव रहेगा, 1 साल के बाद उसको दोबारा से फिर से रिन्यू करना पड़ता है और जब तक हम रिन्यू करेंगे तब तक वो लॉ चलता रहेगा। अगर वो इमरजेंसी खत्म हो गई तो इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर या तो वो स्टेट लेजिस्लेचर में पास होना चाहिए, अगर वहां पे नहीं पास हो रहा तो विद इन 6 मंथ वो वाला जो लॉ बनाया हुआ है स्टेट सब्जेक्ट पे वो लॉ अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 252। 252 क्या कहता है? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय कंसेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट। अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स मिलकर किसी सब्जेक्ट पे, स्टेट का सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट पे सेंटर को लॉ बनाने के लिए कहती है, पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए कहती है, तो उस पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है स्टेट के कंसेंट के साथ। अगर 2-3 जितनी भी स्टेट्स मिलकर बोल रही है, अगर वो सारी स्टेट्स का कंसेंट है तो पार्लियामेंट उस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 253 लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अगर इंडिया का इंटरनेशनली कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी अपना लॉ बना सकता है, चाहे वो वाला जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्टेट लिस्ट में ही आता हो। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के पास फुल पावर है कि वो लॉ बना सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 257 कंट्रोल ऑफ यूनियन ओवर स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जो पार्लियामेंट है वो स्टेट्स को कंट्रोल कर सकती है। से फॉर एग्जांपल अगर हम रेलवेज की बात कर ले तो रेलवे का जो सब्जेक्ट मैटर है वो आता है सेंटर के अंडर, ठीक है, बट जो रेलवे है वो चलती कहाँ है? चलती तो स्टेट्स में है ना। अब किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर सेंटर को लग रहा है कि रेलवे में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या ये हम जो रेल की लाइन है हम इधर से और निकाल लेंगे, तो वो वाला जो काम है वो जो सेंटर है वो अपनी मर्जी से स्टेट में करेगा। ऑल्दो जो रेलवे है वो सेंटर का सब्जेक्ट है और वो चल कहाँ पे रही है? स्टेट में चल रही है ना, तो वो स्टेट में भी जाकर चेंजेस कर सकता है। या रेलवे को लेकर किसी स्टेट में, किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई लॉ बनाना है कि हाँ इस स्टेशन में रेल रुकेगी या इस स्टेशन में नहीं रुकेगी, या ये वाली रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, तो सेंटर स्टेट को बोलकर वहां पे जो काम करना है वो करवा सकती है स्टेट से। नेक्स्ट आर्टिकल 262 एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। अगर 2002 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कोई वाटर डिस्प्यूट होता है तो उस वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? सेंटर करता है। क्योंकि बात यहाँ पे 2-3 स्टेट्स की आ गई ना, तो उसके केस में सेंटर बीच में आएगा और जो भी उसका फैसला रहेगा वो स्टेट्स को मानना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 268 ड्यूटीज लिवाइड बाय यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। अब जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है कुछ ऐसे होते हैं जो यूनियन लगाता है, मतलब कि सेंटर लगाता है टैक्सेस को, बट वो टैक्सेस कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट कौन करता है? स्टेट करता है। सेंटर टैक्सेस लगा रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 268, सेंटर टैक्स लगा रहा है, स्टेट उन टैक्सेस को इकट्ठा भी करता है और आगे अपने लिए अपने पास ही रख लेता है।
आर्टिकल 269 क्या कहता है, टैक्सेस लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइंड टू स्टेट्स। टैक्सेस लगा तो सेंटर रहा है, इकट्ठा भी सेंटर कर रहा है, बट वो दे किसको रहा है, वो आगे स्टेट को दे देता है। ठीक है, लगा सेंटर रहा है, सेंटर ही लगा रहा है, सेंटर ही इकट्ठा कर रहा है, बट दे वो स्टेट को रहा है। आर्टिकल 270 टैक्सेस लिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अब देखो, टैक्स लगा कौन रहा है, सेंटर रहा है। ठीक है, सेंटर टैक्स लगा रहा है, बट उसके बाद वो जो टैक्स लगा हुआ है वो सेंटर स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है टैक्सेस की, ये किसी भी रेशियो में हो सकती है। हो सकता है सेंटर स्टेट के बीच में 50-50 डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, 50% सेंटर खुद रख ले, 50 स्टेट को दे दे। और ये भी हो सकता है कि 70% जो टैक्स का हिस्सा है वो सेंटर रख ले और 30% स्टेट को दे दे। 90-10 की रेशियो में भी टैक्स बढ़ सकता है, 90% सेंटर रखेगा, 10% स्टेट को दे देगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस हमने पढ़े हैं टैक्स के। पहला कौन सा था, पहला सेंटर लगा रहा है और इकट्ठा कौन कर रहा है, स्टेट ही इकट्ठा कर रहा है और अपने पास ही रख रहा है। सेकंड केस में क्या है, सेंटर लगा रहा है और सेंटर ही इकट्ठा कर रहा है, बट टैक्स जा कहां पे रहा है, जा स्टेट के पास रहा है। थर्ड केस में क्या है, सेंटर टैक्स लगा रहा है और सेंटर टैक्स लगा रहा है और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में। ठीक है, आधा आधा दोनों रख रहे हैं। ठीक है, आधे आधे की रेशियो कोई भी हो सकती है, 50-50 भी हो सकती है, 70-30, 90-10, 80-20, कोई भी रेशियो में वो डिवाइड हो सकता है दोनों के बीच में। नेक्स्ट आर्टिकल 275 ग्रांट्स फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। अगर सेंटर को लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट्स को अपलिफ्ट करने के लिए ग्रांट्स देने की जरूरत है, तो सेंटर किसी भी स्टेट को ग्रांट दे सकता है। जैसे कोरोना के टाइम पे सेंटर को लगा कि जो स्टेट्स थोड़ी गरीब है उनको ग्रांट्स देने की जरूरत है, उनकी हेल्प करने की जरूरत है, तो सेंटर ने उनको ग्रांट्स भी दी है और कुछ स्टेट्स को पैसा उधार पे भी दिया है। ठीक है, ग्रांट्स होता है कि एक बार पैसा दे दिया तो दे दिया, बस उसके बदले में दोबारा कुछ नहीं लेना, ना इंटरेस्ट होगा ना ही पैसा लेना है। और जो हम इंटरेस्ट पे देते हैं पैसा, उधार पे देते हैं पैसा, उस पैसे पे जो सेंटर है वो इंटरेस्ट भी लेता है और पैसा तो लेता ही लेता है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रांट आर्टिकल 275 जो है ये ग्रांट्स की बात कर रहा है कि अगर सेंटर को लगता है कि कोई स्टेट है थोड़ी, उसको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, तो उसके लिए सेंटर उस स्टेट को ग्रांट्स भी दे सकता है। आर्टिकल 283 कस्टडी ऑफ suitors deposits and other money received by public servants and courts। अब जो भी पैसा पब्लिक सर्वेंट है या कोर्ट्स है, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रही है तो उनका जो पैसा आ रहा है, उनकी सैलरी आ रही है, उनके फंड्स आ रहे हैं, वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, या जो पैसा खर्च हो रहा है, अब जो इंडिया लेवल पे हो रहा है वो कहाँ से होगा, 3 फंड्स हमने पढ़े थे ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे फंड्स कौन देखेगी, पार्लियामेंट देखेगी। अगर हम स्टेट की बात करें पर्टिकुलर की, तो वहां पे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है या कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ स्टेट है, तो वहां पे वो वाला जो लेन देन है पैसे का, वो कौन देखेगा, वो देखेगा स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट आर्टिकल 286 रिस्ट्रिक्शंस एज टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। अब जो इंटर स्टेट सेल परचेज हो रही है, अब जो गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रही है, अगर उस पे अगर पार्लियामेंट चाहे उस पे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब कई चीज़ों पे लिखा होता है ना, फॉर सेल इन पर्टिकुलर स्टेट ओनली, या आप कैंटीन से चीज़ लेने जाते हो, जो CSD कैंटीन होती है, जो एक्स सर्विस मैन वगैरह के लिए होती है, जो हमारे आर्मी वाले होते हैं उनके लिए पर्टिकुलरली, तो उन जो वहां पे हम चीजें खरीदते हैं ना, तो उनके ऊपर लिखा होता है फॉर सेल इन CSD। ठीक है, तो CSD के लिए ही वो चीजें बनी हुई है। ठीक है, उसको आप बाहर जाकर मार्केट में नहीं बेच सकते। तो सेम ऐसे भी होता है, कई बार कोई चीज पर्टिकुलर स्टेट के अंदर उस स्टेट की कंजम्पशन के लिए ही बनी होती है, तो उन चीजों को आप स्टेट के बाहर नहीं बेच सकते, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। ऐसे ही सेम इंडिया के केस में भी होता है, इंडिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है, उस पे भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है कुछ चीज़ों पे कि इससे ज़्यादा आप चीज़ें एक साल में बाहर नहीं बेच सकते, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल 287 एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब जो भी इलेक्ट्रिसिटी किसी गवर्नमेंट काम में यूज़ हो रही है, जैसे कि रेलवेज हो गया या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री होगी।
नेक्स्ट आर्टिकल 289 एग्जाम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ स्टेट फ्रॉम यूनियन टैक्सेशन। अब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की कोई प्रॉपर्टी है या स्टेट को कहीं से कोई इनकम आ रही है, अब स्टेट के भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना, तो वहां से स्टेट को इनकम आती है। अब स्टेट की अपनी प्रॉपर्टी होती है, आपने देखा ही होगा कि ये तो गवर्नमेंट प्लॉट है, ठीक है, कहीं पे कोई कॉलोनी बनी है नहीं, कोई प्लॉट्स होते हैं, तो कई सरकारी भी होते हैं, कुछ प्राइवेट भी होते हैं, नो डाउट, कुछ सरकारी भी होती है चीजें। तो वो वाली जो सरकारी प्रॉपर्टी है या किसी स्टेट की सरकार को कोई इनकम आ रही है, तो उस इनकम पे जो हमारा सेंटर है वो टैक्स नहीं लगाएगा, वो यूनियन टैक्सेशन से फ्री होएगी। आर्टिकल 290 एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस। अब जो भी पेंशंस वगैरह मिलती है रिटायरमेंट के बाद, अगर वो पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसको पेंशन मिलेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर से, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अगर वो जो पर्सन है वो किसी स्टेट का एम्प्लॉय है तो उसको जो पेंशन आ रही है उसकी पेंशन आएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। अगर स्टेट का है तो स्टेट से आएगी, अगर सेंटर का एम्प्लॉय है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी उसकी पेंशन। नेक्स्ट आर्टिकल 292 बोरोइंग्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत पड़े, अब पड़ती ही है, अगर पड़े क्या है ना, तो जब इनको पैसे की जरूरत पड़ती है सेंट्रल सरकार को, तो वो पैसा जब लेती है तो उसके बदले में वो क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज को गिरवी रख देती है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पैसा बोरो कर सकती है। कहाँ से बोरो करेगी? आरबीआई से भी कर सकती है, मार्केट से भी ले सकती है, बट उसके बदले में वो क्या है, वो जो कुछ सिक्योरिटीज उनके पास होती है ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, वो सिक्योरिटीज को वो उनके पास गिरवी रख देगी। आर्टिकल 293 भी सेम ही है, यहाँ पे स्टेट लेवल की बात हो रही है कि अगर किसी स्टेट ने पैसा बोरो करना है तो सेम गोज विद स्टेट, कि स्टेट भी कहीं से पैसा बोरो करेगी, उसके बदले में अपनी सिक्योरिटीज वहां पे रख देगी, राइट। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। अब हमने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उनको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें आर्टिकल 249 हमने अभी पढ़ा है, तो जो आर्टिकल 249 है उसके अकॉर्डिंग अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकती है। किस केस में बनाएगी? नेशनल इंटरेस्ट के लिए, जो उसको लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए इस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाना जरूरी है, तो वो जो पार्लियामेंट है उस सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना देगी, ठीक है। बट इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनकी सपोर्ट चाहिए। राज्यसभा के 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी प्रेजेंट और वोट कर रहे हैं मेंबर, उनकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर मेजोरिटी मिल रही है तो उस सब्जेक्ट मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है फॉर नेशनल इंटरेस्ट। अब ये वाला जो लॉ बनता है वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है, उसके बाद फिर इसको रिन्यू करना पड़ता है, और इसको रिन्यू हम कितनी भी बार कर सकते हैं, इसकी कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट नहीं है। अगर जिस हमने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमने वो लॉ बनाया है, जब वो काम खत्म हो जाए, सपोज कोई इमरजेंसी लगी हुई है, सपोज प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है किसी स्टेट में, तो उस केस में भी तो सेंट्रल लॉ बनाएगा ना, पार्लियामेंट्री लॉ बनाएगा। तो जब वो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो उसके विद इन 6 मंथ जो लॉ बना है वो भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अगर स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा से चाहे तो वो लॉ को फिर से भी बना सकता है। सपोज स्टेट लेजिस्लेचर को लगता है कि हाँ उस टाइम पे जो लॉ बनाया था वो अच्छा था हमारे लोगों के लिए, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा से फिर से सेम लॉ भी बना सकता है। पार्लियामेंट एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर पार्लियामेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट में, ठीक है, किसी भी मैटर पे लॉ तो बना ही सकती है, और गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में भी किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है जब नेशनल इमरजेंसी चल रही है या प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उस स्टेट में। तो गुड्स एंड सर्विसेज के रिस्पेक्ट में स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बनाया जा सकता है, और ये वाला लॉ उसी टाइम तक रहेगा जब तक नेशनल इमरजेंसी चल रही है या प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी या प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाएगा तो उसके विद इन 6 मंथ जो लॉ बना है वो भी अपने आप खत्म हो जाएगा। According to provision of Article 253, Parliament can make laws on any matter in the state list for implementing the international treaties, agreement and conventions. किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट या कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट किसी भी स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 253,
ठीक है। इससे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट्स को फुलफिल करती है, राइट। तो इसलिए आर्टिकल 253 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की। एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में आते हैं और यहाँ इसमें आर्टिकल आते हैं 256 से लेकर 263 वाले जो आर्टिकल्स हैं ये डील करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में, ठीक है। अब इसको लेकर सेम जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है इस पे बहुत सारे और भी आर्टिकल्स हैं अपार्ट फ्रॉम आर्टिकल 256 टू 263, जैसे कि आर्टिकल 312 हो गया। जो आर्टिकल 312 है ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द राज्यसभा रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। अगर राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होता है तो पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 312 कोई भी ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। ऑल इंडिया सर्विस में क्या आता है, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, ये आते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में। तो पार्लियामेंट को अगर कल को लगता है कि कोई और नई सर्विस लाने की जरूरत है तो वो ला सकती है पार्लियामेंट। अंडर आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट जो है वो इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश कर सकता है। किस लिए, अगर सेंटर स्टेट के बीच में कोई भी किसी भी कॉमन इंटरेस्ट को लेकर कोई बात होती है तो उस कॉमन इंटरेस्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो इंटरस्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश कर सकता है सारे सब्जेक्ट मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।